अक्सर ना जीवित होने का मतलब सिर्फ सांस लेने या चलने फिरने से जोड़कर देखा जाता है। मतलब दुनिया को महसूस कर लिया और हो गया। हाँ बिल्कुल, बाहर से देखने पर तो जीवन बहुत शांत और सामान्य ही लगता है। वही तो। लेकिन इस शांत आवरण के ठीक नीचे, मतलब हर एक सेकंड शरीर के अंदर एक बेहद खौफनाक और जटिल जद्दोजहद चल रही है। एकदम सही कहा आपने। एक पूरी की पूरी अदृश्य बायोलॉजिकल मशीनरी बिना रुके काम कर रही है ताकि इस ढांचे को बिखरने से रोका जा सके। तो आज की हमारी इस गहराई से की जाने वाली विस्तृत चर्चा में हम इसी मशीनरी के रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास इस विषय पर अजय मौर्य सर द्वारा तैयार किए गए लाइफ प्रोसेसेस यानी जीवन प्रक्रियाओं के नोट्स हैं। हाँ, और ये नोट्स एक बेहतरीन गाइड की तरह काम करते हैं इस विषय को समझने के लिए। बिल्कुल। हमारा मकसद आज ये समझना है कि पानी की एक छोटी सी बूंद में तैरते सूक्ष्म अमीबा से लेकर इंसानी शरीर के भीतर लिपटी 30 फीट लंबी पाचन नली तक ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, ऊर्जा को कैसे खींचता है और कैसे जीवन को चालू रखता है। हाँ, अगर इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए ना, तो जीवन प्रक्रियाएं सिर्फ अंगों के काम करने का नाम नहीं है। तो फिर असल में ये क्या है? ये असल में ऊर्जा के रूपांतरण यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक मास्टर क्लास है। इस ब्रह्मांड का एक बहुत बुनियादी नियम है एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब हर चीज समय के साथ बिखरती है, टूटती है और नष्ट होती है ना? जी बिल्कुल। और एक जीवित शरीर लगातार इस नियम के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वृद्धि, पाचन, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन, ये सभी अलग अलग विभाग हैं जो एक ही फैक्ट्री को चालू रखने के लिए दिन रात ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब बिना इस ऊर्जा के शरीर तुरंत उस टूट फूट का शिकार हो जाएगा। एकदम सही। ऊर्जा की लगातार सप्लाई जरूरी है। और यहीं पर मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस फैक्ट्री को चलाने के लिए ईंधन यानी ऊर्जा आती कहाँ से है? यहीं से असल में पोषण या न्यूट्रिशन की कहानी शुरू होती है। हाँ, क्योंकि अगर इंसानी शरीर के जटिल पाचन तंत्र को समझना है तो पहले ये देखना होगा कि इस धरती पर भोजन का असल में निर्माण कैसे होता है। बिल्कुल, क्योंकि हम इंसान या कोई भी जानवर वास्तव में खाना बनाते नहीं हैं। हम तो बस उसे आग पर पकाते हैं या उसका रूप बदलते हैं। असली भोजन तो कोई और बनाता है। हाँ, असली भोजन ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं। प्रकृति ने जीवित रहने के लिए मुख्य रूप से 2 रणनीतियां बनाई हैं। कौन सी 2? पहली है ऑटोट्रॉफिक रणनीति, जहां जीव खुद अपना खाना तैयार करते हैं, और दूसरी है हेटेरोट्रॉफिक रणनीति, जहां जीव इस बने बनाए खाने को चुराते हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अच्छा, तो ऑटोट्रॉफ्स में सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हैं? ऑटोट्रॉफ्स की दुनिया में सबसे बड़े खिलाड़ी हरे पौधे और कुछ खास तरह के साइनोबैक्टीरिया हैं। इन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। वो पकड़ते हैं और प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के जरिए उसे ठोस भोजन में बदल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो हमें स्कूल में रटाया जाता है कि पौधे धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर खाना बनाते हैं। हाँ, वो बहुत बेसिक परिभाषा है। लेकिन इस प्रक्रिया की जो असली केमिस्ट्री है वो सच में दिमाग हिला देने वाली है। ये कोई एक जादुई छड़ी घूमने जैसा नहीं है, बल्कि 3 चरणों में बटा हुआ एक बेहद आक्रामक रासायनिक खेल है। बिल्कुल। क्या आप उन 3 चरणों को थोड़ा विस्तार से बताएंगे? हाँ, तो सबसे पहले पत्तियों में मौजूद हरा रसायन, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो सूरज की रोशनी से ऊर्जा सोखता है। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और ये ऊर्जा इतनी ताकतवर होती है कि दूसरे चरण में ये पानी के मॉलिक्यूल को बेरहमी से फाड़ देती है। मतलब हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। अरे वाह! और पानी के कण को तोड़ना प्रकृति में बहुत मुश्किल काम है ना? और फिर तीसरे चरण में हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड का उस अलग किए गए हाइड्रोजन के साथ अपचयन यानी रिडक्शन किया जाता है, जिससे अंततः कार्बोहाइड्रेट बनता है। और यही कार्बोहाइड्रेट वो असली बैटरी है जिसमें सूरज की ऊर्जा अब रासायनिक रूप में कैद हो चुकी है। एकदम सही। पर इस पूरी रासायनिक फैक्ट्री को चलाने के लिए ना एक बहुत ही शानदार फिजिकल डिजाइन की भी जरूरत होती है। हाँ, और इस डिजाइन का सबसे अहम हिस्सा है स्टोमेटा। पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जी, पत्तियों की सतह पर अनगिनत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इनका काम सिर्फ गैसों को अंदर बाहर करना नहीं है। तो गैसों के अलावा और क्या करते हैं ये? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचना
और पानी टूटने के बाद बची हुई ऑक्सीजन को बाहर फेंकना तो मुख्य काम है ही, लेकिन इसके साथ ही एक और अहम प्रक्रिया होती है जिसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अच्छा, पानी का भाप बनकर होना? हाँ, इन छिद्रों से पानी लगातार भाप बनकर उड़ता रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पसीना आने पर हमारा शरीर ठंडा होता है। वाष्पोत्सर्जन पौधे को चिलचिलाती धूप में जलने से बचाता है और जड़ों से नया पानी ऊपर खींचने के लिए एक वैक्यूम भी बनाता है। मतलब स्टोमेटा के काम करने की शैली किसी हाईटेक स्मार्ट बिल्डिंग की खिड़कियों जैसी है। स्मार्ट बिल्डिंग? वो कैसे? मान लीजिए इमारत में सेंसर लगे हैं। जब अंदर हवा की जरूरत होती है तो खिड़कियां खुद खुल जाती हैं, और जब इमारत का तापमान बनाए रखना होता है या पानी बचाना होता है तो वे बंद हो जाती हैं। बेहतरीन उदाहरण है। स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स होते हैं जो बिल्कुल यही काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं? जब पौधे में पानी भरपूर होता है तो ये गार्ड सेल्स फूल जाते हैं और खिड़की यानी स्टोमेटा खुल जाता है। जब पानी कम होता है तो ये सिकुड़ जाते हैं और छिद्र बंद हो जाता है। इस पूरे सिस्टम में वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस मिलकर तय करते हैं कि खिड़की कब खुलेगी। बिल्कुल, सब कुछ बहुत सटीक तरीके से होता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा विरोधाभास आ रहा है। हमेशा ये माना जाता है कि बिना सूरज के धरती पर जीवन असंभव है। हर फूड चेन सूरज से ही शुरू होती है। हाँ, आमतौर पर यही सिखाया जाता है। फिर ये कीमो ऑटोट्रोफ्स क्या कर रहे हैं? गहरे समुद्र के तल में जहां सूरज की रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती, घोर अंधकार में ये जीव अपना भोजन कैसे बना रहे हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स हमारी इस सोच को पूरी तरह चुनौती देते हैं कि जीवन सिर्फ एक ही तरीके से चल सकता है। तो वो ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? समुद्र की गहराइयों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। असल में ये समुद्र के तल में मौजूद ज्वालामुखी की दरारें हैं, जहां से उबलता हुआ रसायनों से भरा पानी निकलता है। ओहो, मतलब वहां सूरज की रोशनी नहीं है, लेकिन ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, ये सूक्ष्म जीव प्रकाश ऊर्जा की जगह रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। वे हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे अकार्बनिक रसायनों को तोड़कर ऊर्जा निकालते हैं और उससे अपना कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। क्या बात है! ये तो यही दिखाता है कि जीवन किसी एक स्रोत का मोहताज नहीं है, उसे बस ऊर्जा का कोई भी रूप चाहिए। एकदम सही। और अगर जीवन इतनी गहराई में भी ऊर्जा ढूंढ सकता है तो जमीन पर मौजूद हेट्रोट्रॉफ्स ने तो अपना अलग ही रास्ता चुना है। हाँ, चूंकि पौधे और कीमो ऑटोट्रॉफ्स की तरह हर कोई अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए प्रकृति ने भोजन चुराने या दूसरों से हासिल करने की रणनीतियां विकसित की। बिल्कुल, जैसे फंगी जैसे जीव सैप्रोफाइटिक रास्ता अपनाते हैं। वो मरे और सड़े हुए जीवों पर निर्भर होते हैं ना? हाँ, वे मरे और सड़े हुए जीवों पर एंजाइम छिड़क कर उन्हें शरीर के बाहर ही पिघला देते हैं और फिर उस सूप को सोख लेते हैं। और कुछ जीव पैरासिटिक भी तो होते हैं, जैसे अमरबेल, जोंक और टेपवॉर्म। जी, वे किसी दूसरे जीवित प्राणी के अंदर या बाहर चिपक जाते हैं और बिना उसे तुरंत मारे उसका पोषण चूसते रहते हैं। खतरनाक है। लेकिन जो रणनीति सबसे जटिल है और जिसके बारे में हम आज गहराई से बात करने वाले हैं, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। हाँ, होलोजोइक न्यूट्रिशन में ठोस भोजन को सीधे शरीर के अंदर लिया जाता है। इसमें भोजन का शिकार करना और उसे शरीर के भीतर एक नियंत्रित तरीके से नष्ट करना शामिल है। इसका सबसे बेहतरीन और बुनियादी उदाहरण एक कोशिकीय जीव अमीबा है। अमीबा, जिसका कोई निश्चित आकार ही नहीं होता? बिल्कुल। जब वो पानी में किसी बैक्टीरिया या शैवाल को महसूस करता है तो वो अपने शरीर के हिस्से को नकली पैरों की तरह आगे बढ़ाता है, जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। अमीबा का शिकार करने का तरीका किसी साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म के ब्लॉब मॉन्स्टर की तरह लगता है मुझे तो। ब्लॉब मॉन्स्टर, हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। वो शिकार के पास पहुंचता है, अपने स्यूडोपोडिया को उसके चारों तरफ लपेटता है और उसे पूरी तरह से निगल लेता है। और जैसे ही शिकार अंदर आता है, अमीबा पल भर में एक पानी के बुलबुले जैसी संरचना बनाता है, जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। मतलब ये वैक्यूल एक अस्थायी पेट की तरह काम करता है। हाँ, वहाँ खतरनाक एंजाइम छोड़े जाते हैं जो शिकार को पचा डालते हैं। जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोख लिया जाता है और जो कचरा बचता है उसे सिकुड़ने वाले वैक्यूल के जरिए शरीर की सतह से बाहर फेंक दिया जाता है। और इस पूरी निगलने की प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है ना? जी बिल्कुल, फैगोसाइटोसिस। पैरामीशियम भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है। उसका तो शरीर का एक तय आकार होता है शायद। हाँ,
और उसकी पूरी सतह पर सीलिया नाम के बालों जैसे सूक्ष्म रेशे होते हैं। ये सीलिया पानी में लगातार झाड़ू की तरह चलते रहते हैं और भोजन के कणों को धकेलकर शरीर के एक खास हिस्से तक लाते हैं, जहां से उसे अंदर लिया जाता है। तो इन सूक्ष्म जीवों की प्रक्रियाओं को देखकर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 बुनियादी कदम समझ सकते हैं। हाँ, वो 5 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला है इंजेशन यानी भोजन को ग्रहण करना। दूसरा है डाइजेशन, जटिल खाने को सरल हिस्सों में तोड़ना। और तीसरा है एब्जॉर्प्शन, उन सरल हिस्सों को शरीर में सोखना। चौथा है एसिमिलेशन, जिसका मतलब है सोखे गए न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाना या शरीर की मरम्मत करना। और आखिरी है इजेशन, बिना पचे हुए कचरे को बाहर निकालना। एक कोशिका वाले अमीबा से लेकर खरबों कोशिकाओं वाले इंसानी शरीर तक ये 5 कदम बिल्कुल नहीं बदलते। हाँ, मूल सिद्धांत वही रहता है, बस तरीका बदल जाता है। इंसानी शरीर में भोजन पचाने के लिए कोई अस्थायी पेट तो बनता नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही खतरनाक और शानदार इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी है। एक पूरा 9 मीटर यानी करीब 30 फीट लंबा रास्ता, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। 30 फीट मतलब लगभग एक 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई। सोचकर ही हैरानी होती है कि इतना लंबा पाइप हमारे अंदर कैसे फिट है। इस सफर की शुरुआत मुंह या ओरल कैविटी से होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि मुंह सिर्फ खाने को चबाने की मशीन है, लेकिन रासायनिक पाचन की शुरुआत तो असल में यहीं से हो जाती है। बिल्कुल। मुंह के अंदर दांत एक क्रशर की तरह खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और जीभ उसे लार के साथ मिलाकर निगलने लायक बनाती है। लेकिन इस लार या सलाइवा का काम सिर्फ खाने को गीला करना नहीं है। तो फिर लार में और क्या खास होता है? मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां छिपी होती हैं। कान के पास पैरोटिड, जबड़े के नीचे सबमैंडिबुलर और जीभ के नीचे सबलिंगुअल। ये ग्रंथियां लगातार लार निकालती हैं, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक बहुत शक्तिशाली एंजाइम होता है। ओहो, और ये एंजाइम सीधा कार्बोहाइड्रेट पर हमला करता है? एकदम सही। जो स्टार्च खाने में मौजूद होता है, ये सलाइवरी एमाइलेज उसे तोड़कर शुगर में बदलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि अगर रोटी या ब्रेड के टुकड़े को लंबे समय तक चबाया जाए तो वो मुंह में ही मीठा लगने लगता है, क्योंकि स्टार्च असल में शुगर में टूट चुका होता है। हाँ, ये एक बहुत ही सीधा अनुभव है जो कोई भी कर सकता है। मुंह में पिसने और थोड़ा पचने के बाद ये भोजन गले के पिछले हिस्से में पहुंचता है, जिसे ग्रसनी या फेरिंग्स कहते हैं। यहाँ आकर तो एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल चुनौती सामने आती है। हाँ, क्योंकि ग्रसनी वो जगह है जहां से हवा और भोजन दोनों को गुजरना होता है। मतलब ये एक चौराहे की तरह है? बिल्कुल। यहाँ से 2 पाइप नीचे जाते हैं, एक श्वास नली जिसमें हवा फेफड़ों तक जाती है और दूसरी भोजन नली जो पेट तक जाती है। तो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक बहुत ही जोखिम भरा हिस्सा है। हाँ, खाने के हर निवाले को ठीक भोजन नली में ही जाना चाहिए। हाँ, अगर एक छोटा सा कण भी हवा की नली में चला गया तो भयंकर खांसी उठती है, दम घुट सकता है। इस चौराहे को सुरक्षित पार करने के बाद खाना भोजन नली यानी ईसोफेगस में प्रवेश करता है। अब ये पाइप कोई खाली पाइप तो है नहीं जिसमें खाना गुरुत्वाकर्षण की वजह से धड़ाम से नीचे गिर जाता हो। नहीं, अगर ऐसा होता तो लेटे हुए या उल्टा लटक कर पानी पीना या खाना खाना असंभव होता। तो फिर खाना नीचे कैसे जाता है? इस पाइप की दीवारों में एक खास तरह की लहरदार गति होती है, जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। मांसपेशियां खाने के टुकड़े के ठीक ऊपर सिकुड़ती हैं और नीचे की तरफ फैलती हैं। अच्छा, ये एक रिदमिक मसाज की तरह है जो खाने को मजबूती से पेट की तरफ धकेलती है, चाहे शरीर की पोजीशन कुछ भी हो। हाँ, और इस लहरदार धक्के से गुजरकर खाना आखिरकार पेट या स्टमक में गिरता है। पेट एक जे आकार की थैली है, और अगर इसके अंदर की प्रक्रियाओं को देखा जाए तो ये किसी एक्सट्रीम केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट से कम नहीं है। बिल्कुल। जो खाना मुंह से आया है वो अब गैस्ट्रिक जूस के एक खौलते हुए तालाब में डूब जाता है। इस जूस में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहली क्या है? पहला है पेप्सिन, एक एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है। लेकिन प्रोटीन तो बहुत ही जिद्दी अणु होते हैं ना, वे धागों के एक बहुत ही जटिल उलझे हुए गुच्छे की तरह होते हैं। जी, पेप्सिन अकेले इस गुच्छे को नहीं काट सकता, इसलिए पेट की दीवारें दूसरी चीज छोड़ती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। बाप रे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना तेज होता है कि अगर इसकी एक बूंद त्वचा पर गिर जाए तो वो उसे जला सकती है। हाँ, लेकिन पेट के अंदर ये एसिड 2 बहुत जरूरी काम करता है।
सबसे पहले ये बाहर से खाने के साथ आए हुए खतरनाक बैक्टीरिया और वायरसों को तुरंत मार डालता है। और दूसरा काम? दूसरा ये इस एसिडिक माहौल में उन उलझे हुए प्रोटीन के धागों को खोल देता है, जिससे पेप्सिन के लिए उन्हें छोटे टुकड़ों में काटना मुमकिन हो पाता है, क्योंकि पेप्सिन सिर्फ एसिडिक माहौल में ही काम कर सकता है। लेकिन यहाँ मुझे प्रकृति का एक और चमत्कार देखने को मिलता है। हम अपने ही पेट में इतना खतरनाक एसिड बना रहे हैं जो प्रोटीन को पिघला सकता है, और पेट खुद भी तो प्रोटीन और मांस का ही बना है। हाँ, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। तो फिर ये एसिड पेट की दीवारों को ही क्यों नहीं पचा डालता? इसका जवाब है गैस्ट्रिक जूस की तीसरी चीज, म्यूकस। पेट की अंदरूनी दीवारों पर म्यूकस यानी एक चिपचिपी जेली की मोटी सुरक्षा शील्ड होती है। अच्छा, तो ये शील्ड एसिड को पेट की मांसपेशियों को छूने से रोकती है। बिल्कुल। और अगर ये शील्ड कमजोर पड़ जाए तो एसिड पेट की दीवारों को जलाने लगता है, जिसे हम अल्सर कहते हैं। इस एसिड बात में घंटों तक मतने के बाद ठोस खाना अब एक सेमी लिक्विड एसिडिक पेस्ट में बदल जाता है। इस पेस्ट को काइम कहते हैं ना? जी, काइम। ये एसिडिक काइम अब पेट से बाहर निकलकर 30 फीट लंबे सफर के सबसे अहम हिस्से में प्रवेश करता है, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो जगह है जहां भोजन से न्यूट्रिएंट सोखने का असली काम होता है। पेट सिर्फ खाने को तोड़ता है, लेकिन शरीर को ताकत तो छोटी आंत से मिलती है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक बहुत ही आम उलझन पैदा होती है। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर यानी लगभग 21 फीट होती है। ये पूरे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। फिर इसे छोटी आंत क्यों कहा जाता है? इसका कारण इसकी लंबाई नहीं है, बल्कि इसकी चौड़ाई यानी इसका व्यास है। ये सिर्फ 1 इंच चौड़ी होती है। मतलब ये एक बहुत ही पतली ट्यूब है जो पेट के अंदर कस के लिपटी होती है। जी, इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। सफर की शुरुआत सी आकार वाले ड्यूडेनम से होती है। जी। पेट से जो काइम यहाँ आता है वो अभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसे तो तुरंत न्यूट्रलाइज करना होता होगा, वरना ये छोटी आंत को जला देगा। हाँ, और इस एसिडिक काइम को संभालने के लिए शरीर के 2 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अंग ड्यूोडेनम में अपने रसायन भेजते हैं, लिवर और पैंक्रियास। लिवर, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो क्या भेजता है? लिवर पित्त यानी बाइल जूस बनाता है। ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है और जरूरत पड़ने पर छोटी आंत में छोड़ा जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम समझना बहुत दिलचस्प है। खाने में मौजूद फैट पानी में नहीं घुलते। वे बड़े बड़े चिपचिपे ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं, जिन पर एंजाइम काम नहीं कर पाते। बाइल जूस इन बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं ना? बिल्कुल, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन को हम रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक गंदी तेल से भरी हुई कढ़ाई है। अगर उसमें सिर्फ पानी डाला जाए तो तेल पानी पर तैरता रहेगा, वो टूटेगा नहीं। हाँ, पानी से तेल साफ नहीं होता। लेकिन जैसे ही उस पर डिश सोप या बर्तन धोने वाला साबुन डाला जाता है, चिकनाई तुरंत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर पानी में मिल जाती है। बहुत सही एनालॉजी है। लिवर का बाइल जूस हमारे पेट के अंदर मौजूद फैट के लिए बिल्कुल उसी डिश सोप की तरह काम करता है। इसके अलावा बाइल जूस उस एसिडिक काइम को बेसिक या क्षारीय भी बना देता है। और उसे बेसिक बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक जूस आता है, उसके एंजाइम सिर्फ बेसिक माध्यम में ही काम कर सकते हैं। जी, पैंक्रियाटिक जूस असल में पाचन के हथियारों का एक पूरा जखीरा है। इसमें ट्रिप्सिन होता है जो पेट से बचे हुए प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। और लाइपेज भी होता है शायद? हाँ, लाइपेज जो बाइल जूस द्वारा तोड़े गए छोटे फैट्स पर हमला करके उन्हें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देता है। और इसमें एमाइलेज होता है जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से सरल शुगर में बदल देता है। तो ड्यूडेनम में हुई इस भयंकर रासायनिक गोलाबारी के बाद भोजन पूरी तरह से अपने सबसे बुनियादी मॉलिक्यूल्स में टूट चुका होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन गया है, फैट फैटी एसिड बन गया है और प्रोटीन अमीनो एसिड बन गया है। बिल्कुल। अब ये तरल पदार्थ आगे बढ़ता है जेजुनम और इलियम की तरफ। इलियम वो जगह है जहां विटामिन B12 जैसे बेहद जरूरी तत्व अब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन यानी सोखने की प्रक्रिया होती कैसे है? अगर छोटी आंत अंदर से एक चिकने पाइप की तरह होती तो खाना तेजी से फिसलकर बाहर निकल जाता और शरीर कुछ सोख ही नहीं पाता। हाँ, प्रकृति ने इसका एक बहुत ही अद्भुत इंजीनियरिंग समाधान निकाला है। छोटी आंत की अंदरूनी दीवारों पर उंगली के आकार के अनगिनत छोटे छोटे उभार होते हैं,
जिन्हें विली कहा जाता है। विली मतलब ये पूरी आंत के अंदर एक मोटे तौलिए या स्पंज जैसी सतह बना देते हैं। जी, इनका मुख्य काम है सतह का क्षेत्रफल या सरफेस एरिया बढ़ाना। अगर हम छोटी आंत की पूरी सतह को उन सारे विली को खोलकर बिछा दें तो वो लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर जगह घेर लेगी। सोचिए 21 फीट लंबी ट्यूब के अंदर इतना बड़ा सरफेस एरिया। और ये विली रक्त वाहिकाओं से भरे होते हैं। जब पचा हुआ खाना इनके ऊपर से गुजरता है तो ये स्पंज की तरह हर एक ग्लूकोज, हर एक एमिनो एसिड को सोख कर सीधा खून में डाल देते हैं, जहां से वो शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचता है। जब छोटी आंत अपना काम पूरा कर लेती है तो उस भोजन में शरीर के लिए काम का कोई न्यूट्रिएंट नहीं बचता। जो पीछे रह जाता है वो है बिना पचा हुआ फाइबर, कचरा और बहुत सारा पानी। हाँ, और यहाँ से ये पूरा मिश्रण हमारे 30 फीट लंबे सफर के आखिरी पड़ाव में प्रवेश करता है, बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर यानी 5 फीट लंबी होती है। इसे बड़ी इसकी लंबाई के कारण नहीं बल्कि इसके 3 इंच के चौड़े व्यास के कारण कहा जाता है। बड़ी आंत का मुख्य काम पाचन करना नहीं है। तो फिर इसका काम क्या है? इसका काम है कचरे से पानी और बचे हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस सोखना और मल का निर्माण करना। बड़ी आंत का जो हिस्सा सबसे पहले छोटी आंत से जुड़ता है उसे सीकम कहते हैं। सीकम कोई साधारण डस्टबिन तो है नहीं। इसमें बिना पचे हुए खाने को स्टोर किया जाता है और यहाँ कुछ खास तरह के सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। हाँ, और ये बैक्टीरिया उस सेल्यूलोज को पचाते हैं जिसे हमारे शरीर के एंजाइम नहीं तोड़ सकते, और बदले में हमारे लिए विटामिन के और विटामिन बी बनाते हैं। सीकम के ठीक नीचे एक उंगली के आकार की पतली संरचना लटकी होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। मानव शरीर में अपेंडिक्स को लेकर तो हमेशा से एक बहस रही है। हाँ, अक्सर इसे एक वेस्टिजियल ऑर्गन यानी विकास क्रम का एक पुराना बेकार अवशेष माना जाता है जिसका अब कोई काम नहीं है। लोगों को इसका ध्यान तभी आता है जब किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है, जिसमें भयंकर सूजन आ जाती है, तेज दर्द होता है और इसे सर्जरी से काट कर निकालना पड़ता है। बिल्कुल, और अगर ये शरीर के अंदर फट जाए तो पेरिटोनाइटिस नाम का एक बेहद खतरनाक इन्फेक्शन फैल सकता है। ऐसा लगता है कि ये शरीर के अंदर मौजूद एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है कि प्रकृति ने हमारे शरीर में एक पूरी तरह से बेकार अंग छोड़ दिया है? आधुनिक शोध बताते हैं कि ऐसा नहीं है। अपेंडिक्स पूरी तरह से बेकार नहीं है। इसका सीधा संबंध शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम से होता है। अच्छा, वो कैसे? इसे आंतों के अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक सेफ हाउस की तरह देखा जा सकता है। जब किसी गंभीर बीमारी या डायरिया की वजह से आंतों के सारे अच्छे बैक्टीरिया बह जाते हैं तो अपेंडिक्स में छुपे हुए ये बैक्टीरिया वापस बाहर आते हैं और आंतों के सिस्टम को रीबूट कर देते हैं। अरे वाह! हालांकि आज की चिकित्सा व्यवस्था में इसके बिना भी एक इंसान पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी सकता है। हाँ, वो तो है। बड़ी आंत के सफर को आगे बढ़ाएं तो सीकम के बाद आता है कोलन। कोलन एक फ्रेम की तरह छोटी आंत को चारों तरफ से घेरे रहता है। इसके 4 हिस्से होते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला असेंडिंग, आर पार जाने वाला ट्रांसवर्स, नीचे की ओर जाने वाला डिसेंडिंग और अंत में सिग्मॉइड। जी, इस पूरे रास्ते में मल से पानी सोखा जाता है और उसे एक ठोस आकार दिया जाता है। अंत में यह तैयार मल रेक्टम में जाकर जमा हो जाता है और फिर जब दिमाग संकेत देता है तो एनस के जरिए इजेशन यानी मल त्याग की प्रक्रिया पूरी होती है। इसी के साथ एक जीव के शरीर में पोषण का वो लंबा चक्र खत्म होता है जो सूरज की रोशनी से शुरू हुआ था। ये पूरी प्रक्रिया इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि शरीर के अंदर सिस्टम कितने कड़े तालमेल में काम करते हैं। पीएच लेवल को एसिडिक से बेसिक करना, एंजाइम्स का सही समय पर एक्टिवेट होना और मांसपेशियों का खाने को सही दिशा में धकेलना, ये सब इतनी खामोशी और सटीकता से होता है कि हमें कभी इसका एहसास तक नहीं होता। ये सचमुच हैरान करने वाला है। चाहे कोई गहरी नींद में सो रहा हो या कोई मैराथन दौड़ रहा हो, अंदर की ये 30 फीट लंबी केमिकल फैक्ट्री 1 सेकंड के लिए भी काम करना बंद नहीं करती। प्रकृति कितनी सूक्ष्म और सटीक है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले ना एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। हमने देखा कि बड़ी आंत के सिक्कम में मौजूद बैक्टीरिया हमारे लिए बेहद जरूरी विटामिन बनाते हैं और पौधों के उस हिस्से को पचाते हैं जिसे हम खुद नहीं पचा सकते। सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि शरीर का एक बहुत बड़ा और जरूरी काम ऐसे सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है जो असल में इंसानी शरीर का हिस्सा ही नहीं है, वे अलग जीव हैं। और यही बात पूरे जीव विज्ञान को देखने का नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल।
सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि अगर इंसानी शरीर का पूरा पाचन और अस्तित्व करोड़ों अलग-अलग बैक्टीरिया के बिना अधूरा है, तो क्या कोई भी इंसान वास्तव में एक अकेला स्वतंत्र जीव है? या फिर हर एक इंसानी शरीर खुद में ही करोड़ों जीवों का एक चलता फिरता इकोसिस्टम है? असल में किसे कौन जिंदा रख रहा? इंसानी शरीर उन बैक्टीरिया को जगह और खाना देकर बचा रहा है, या वे बैक्टीरिया हमारे लिए जरूरी रसायन बनाकर इंसान को जिंदा रखे हुए हैं? इन अनदेखी प्रक्रियाओं पर गौर करते रहिए, क्योंकि जीवन जितना बाहर से सरल दिखता है, भीतर से उतना ही रहस्यमयी है।